जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के 11 सितंबर 2024 के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको 9 और 10 सितंबर के करवा दिए थे। आज हम 11 सितंबर के पहले शिफ्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। मैं आपको बेस्ट अप्रोच और एकदम बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन इसके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, in an election between two candidates P and Q, election between two candidates P and Q, P got 78% of the total valid vote. If the total vote of the electorate was 75,60,000, then what was the number of valid vote that Q got if 10% of the voters did not cast their vote and 15% of the votes polled were declared invalid। ठीक है, टोटल क्या, टोटल वोट्स कितने थे, 75,60,000। इसमें से क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट क्यू को कितने वोट मिले ये पूछा गया हमें। ठीक है, 10% ऑफ द जो वोटर है वो अपना वोट नहीं डालते, और जो 15% ऑफ वोटर जो वोट डालते हैं वो इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है, और पी को कितना मिलता है, 78% ऑफ द वैलिड वोट। तो हमें पूछा क्या है, क्यू का पूछा। ठीक है, तो टोटल कितना वोट है, 75,60,000। 75,60,000 टोटल वोट है। टोटल वोट कितने हैं, 75,60,000। इसमें क्या कहते हैं, 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 10% कास्ट नहीं करते, मतलब कितने थे, 9/10, 90% वोट डालते हैं। ठीक है, 10% वोट नहीं डालते मतलब 90% डालते हैं, 90% को काट देंगे तो 9/10 हो जाएगा। इसके बाद देखो, 15% ऑफ द वोट्स पोल्ड वेयर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जितने वोट पड़ते हैं उसमें से जो 15% होते हैं वो इनवैलिड होते हैं। मतलब वैलिड वोट कितने हैं, वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 85/100 इंटू। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमें क्या पूछा है, क्यू को कितने वोट मिलते हैं। तो पी क्यू कितने मिलते हैं, 78%। अगर पी को 78% मिल रहे हैं तो क्यू को कितने मिलेंगे, 22%। तो यहाँ से 22%। तो ये जो हमारा निकलेगा, ये हमारा निकलेगा क्यू को कितने वोट मिले। ठीक है, यहाँ से काट दो, 17×5 = 85, 20×5 = 100। यहाँ से 2 जीरो, एक 3 जीरो, एक 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो यहाँ चला गया, और 2 से 11 बार में चला गया। ठीक है, हमारा कितना हो जाएगा, 756 इंटू 99 इंटू 17। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको कैसे कर देंगे, यूनिट डिजिट से सॉल्व करेंगे। यूनिट डिजिट देखो, 9×6 = 54 और 7×6 = 28, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है हमारा, लास्ट डिजिट 8 आ रहा है। लास्ट डिजिट 8 है, लास्ट डिजिट 8 किस में, एक ही ऑप्शन में, मतलब ये हमारा सही होगा। तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बोला गया, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 यूनिट देन इट्स एरिया इज। हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, हमें इसका एरिया पूछा गया है। इक्विलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो 36 यूनिट है पेरीमीटर, तो एक साइड का कितना एक साइड का कितना यूनिट होगा, 12 यूनिट। क्योंकि कितने, तीन साइड होते हैं, तीनों इक्वलिटरल ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर होते हैं। तो टोटल पेरीमीटर क्या, 36 यूनिट। तो एक साइड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 12 यूनिट। हमें एरिया निकालना है, एरिया क्या हो जाएगा इसका, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू 12 इंटू 12, यहाँ से कर देगा 4×3 = 12, 12×3 = 36 √3। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया, सॉल्व द गिवन सेट ऑफ 3 इक्वेशंस टू गेट द वैल्यू ऑफ द अननोन्स। ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। देखो 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, तो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने में हमें क्या बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन पुट कर लेंगे, जो ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन को पुट करेंगे, x = 0, z = 2, तो 2 दूना 4 = 3, तो ये हमारा तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन को पुट करें, x2 y 0 और z -1। x को अगर मैं 2 पुट करूं और y को 0, y तो है नहीं, और z को -1, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, x को -1 पुट करो और z को 2,
तो 2 दूना 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सही लग रहा है। इसमें दूसरे में पुट करके देख लेते हैं एक बार। x -1 हो गया, y 0 हो गया, -1 हो गया और z 2 हो गया। 3 दूना 6 माइनस 1 5, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाइड और तीसरा भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है, सिंपली ऐसे लंबा है, ऐसे अगर आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन पुट करके देख लेंगे, जो हमारा आंसर होगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, इन ए रोम्बस ए बी सी डी वो इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। ओ ए इक्वल टू, कोई भी ओ ए में इंटीरियर पॉइंट है, ओ ए इक्वल टू ए सी। व्हाट इज द 5/9 ऑफ डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी। 5/9 ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ बी हमें निकालना है। तो मान लो कोई भी हमें रोम्बस ले लिया, ठीक है, ये रोम्बस ले लिया। रोम्बस में हमें पता है कि जो डायगोनल काटता है वो हमें इक्वल डिस्टेंस पे काटता है, जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करता है वो इक्वल डिस्टेंस पे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो इज एनी इंटीरियर पॉइंट सच दैट ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए बी सी डी। वो कोई ऐसा पॉइंट है जो ओ इज इक्वल टू ओ सी है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, ऐसा तो एक ही पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि जो रोम्बस में है ना, रोम्बस का आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल डिस्टेंस पे काटते हैं। एक कोई रोम्बस है तो अगर डायगोनल जो इंटरसेक्ट करेगा ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो ओ इज इक्वल टू ओ सी, तो हमारा वो मान लो ये वो है। ठीक है, ओ इज इक्वल टू ओ सी हो गया, तो हमारा यही हो गया हमारा डायगोनल। अब हमें पूछा गया व्हाट इज द 5/9 ऑफ डिग्री मेजर ऑफ एंगल डी ओ बी। एंगल डी ओ बी, आपने ये भी रोम्बस का ये भी प्रॉपर्टी है कि जो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। जो डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंगल डीओबी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। और हमें क्या पूछा गया, 5/9 ऑफ एंगल डीओबी। एंगल डीओबी हमारा क्या है, 180 डिग्री। 9 दूना 18, 5 दूना 10, 100 डिग्री। तो हमारा 100 डिग्री हमारा क्या हो गया, एंगल 5/9 ऑफ एंगल डीओबी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू 999 सो दैट 99 डिवाइड द सम एग्जैक्टली। वह कौन सी छोटी संख्या है जो 999 में ऐड करें कि 99 से पूरा वो डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 99 को इसे इस नंबर को हम 99 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारा रिमाइंडर होगा तो वो तो बच जाएगा, तो उसमें हम ऐड कर देंगे उतना, जितने रिमाइंडर में बचेगा, जितना रिमाइंडर आएगा वो इसमें सब्ट्रैक्ट करके उतना ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या हो जाएगा, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जो हमें 99 से डिवाइड हो जाएगा इसमें ऐड करने पे। ठीक है, जैसे बताते हैं आपको तो समझ आएगा। ये 99, ये 999। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया 90, एक बार में किया, और यहाँ से फिर से डिवाइड कर दिया तो एक बार में, सॉरी ये 99 है ना, तो मैंने यहाँ डिवाइड करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ये तो कट गया, बचा हमें रिमाइंडर क्या बचा, 9। अब यहाँ पे देखो अगर 99 को 999 को 99 से डिवाइड करते तो हमारा रिमाइंडर बचता है क्या, 9। मतलब इसमें से अगर 9 कम कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बोला, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि 999 एक्चुअल 999 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करें कि वो 99 से डिवाइड हो। मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा हमें, 9। अगर हम इसमें 90 हम और ऐड कर दें तो ये क्या 99 हो जाएगा। अगर जैसे 99 होगा तो ये 99 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब हम क्या ऐड करेंगे इसमें, और 999 में हम 90 और ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखो 9 9 18 एक और एक, सॉरी 9 9 9 9 18 एक बच गया, सॉरी 9 9 में 18, 8 में एक बच गया, और यहाँ 1089। अब हम अगर इसको 99 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या डिवाइड कर देंगे, जो भी रिमाइंडर होगा वो जो भी डिवाइजर होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करके वही हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, इन ए सर्कल टू कोड एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट, टू कोड क्या है, एम एन एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट वो। इफ एम ओ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ओ एन 5 सेंटीमीटर, ओ क्यू 6 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ ओ पी निकालना है। ठीक है, इसको फिगर से समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, यहाँ पे दो कोड है, ये कोई कोड है और ये कोई कोड है। ठीक है, ये कोड मान लो एम एन और ये कोड मान लो पी, और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, वो पे। एमओ का वैल्यू क्या दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर,
MO हमारा क्या है 9 सेंटीमीटर, वो N क्या है हमारा 5 सेंटीमीटर, वो Q क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या निकालना है, वो P, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा ज्योमेट्री में, क्या था, यहाँ पे देखो 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स, ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस इंटू ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे कट जाएगा 3 तिया, यहाँ 2 तिया, तो एक्स क्या हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, ये डिसऑनेस्ट मर्चेंट, इसमें क्या बोला, डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग वेट्स दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, फाइंड हिज टोटल गेन परसेंटेज। कोई भी एक मर्चेंट है डिसऑनेस्ट जो अपने ग्रोसरी सेल करता है, वो ट्रू वेट का कितना 12% लेस में देता है और प्रॉफिट कितना कमाता है 10%। तो फाइंड टोटल गेन परसेंटेज हमें निकालना है। ठीक है, मान लो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, सपोज करो। ठीक है, तो वो क्या करता है 10% का प्रॉफिट बनाता है, मतलब 10 से 11 में सेल करता है। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या करता है, वह 12% लेस वेट करता है, मतलब जो भी वेट है उसका 12% लेस वेट करता है। मान लो ठीक है, कोई सामान बेच रहा है 1 किलो बेच रहा है, ठीक है, उसमें से क्या क्या करते हैं, मान लो वो कोई 1 किलो सामान बेच रहा है, 1 केजी सामान बेच रहा है, उसमें से क्या 200 ग्राम वो कम वेट कर रहा है, तो उसका देखो, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस है, तो उसका कॉस्ट प्राइस तो 800 ग्राम का है ना, और वो बेच क्या रहा है, वो सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 1 किलो का, तो मतलब वो जो पैसे आ रहे हैं उसका कितना 1 किलो का आ रहा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा और ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 12% लेस में कर रहा है, जो वेट के क्या करते हैं, जितना भी वजन दे रहा है वो कितना 12% लेस दे रहा है, मतलब उसका जो पैसे लग रहा है वो कितना लग रहा है 100 में, मान लो कोई 100 रुपये का वो बेच रहा है, ठीक है, तो उसमें पैसे कितने का लग रहा है, उसका 88 का ही लग रहा है, क्योंकि 12% लेस वेट कर रहा है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसे काट देंगे, ये 10 बार में चला जाएगा, ये 8 बार में चल जाएगा, तो कितने गेन परसेंटेज हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है कितने में 8 में इंटू 100, 2 चौके 4 25 है, ये कितना हो जाएगा 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, अतुल गिव्स विशु a head start of 20 seconds in a 900 मीटर रेस एंड बीट हिम बाय 135 मीटर। अतुल क्या है, विशु को एक 20 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है, मतलब वो बोलता है कि मैं रुक रहा हूं, तू 20 सेकंड जो चल ले, फिर वो दौड़ना स्टार्ट करता है 900 मीटर के रेस में, और उसके बाद भी 135 मीटर के डिस्टेंस से हरा देता है। वाइल रनिंग द सेम रेस अगेन अतुल गिव अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर, फिर से वो रेस, वही रेस को अगर अतुल स्टार्ट करता है तो वो उसको 189 मीटर का लीड देता है, बोलता है कि तुम मेरे से 189 मीटर आगे चले जाओ। इसके बाद भी वो 8 सेकंड से विशु को हरा देता है। तो पूछ रहा है इन हाउ मच टाइम कैन विशु कंप्लीट द फुल रेस ऑफ 900 मीटर, तो बोलता है अगर विशु पूरा 900 मीटर सिंगल दौड़े तो वो कितना सेकंड में कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, जैसे आपको फिगर समझाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये यहाँ अतुल था, ठीक है, पहले केस में यहाँ अतुल था, और यहाँ अतुल क्या करते हैं 20 सेकंड का हेड स्टार्ट देता है, मतलब 20 सेकंड का, यहाँ विशु है, ये 20 सेकंड इसको दौड़ने दे दिया, बोला भाई तू 20 सेकंड दौड़ ले जितने दूर, इसके बाद मैं दौड़ना स्टार्ट करूंगा, लेकिन इसके बाद भी बीट हिम बाय 135 मीटर, ये 135 मीटर, विशु यहीं तक पहुंचता है। ठीक है, और अतुल यहां तक पहुंच जाता है सेम टाइम में, उतने टाइम में, ये 20 सेकंड का स्टार्ट दिया, 20 सेकंड में विशु यहाँ आ गया, अब ये अतुल और विशु एक साथ दौड़ना स्टार्ट करता है, ये 20 सेकंड में यहाँ गया, इसके बाद दौड़ना स्टार्ट करता है, इसके बाद भी अतुल 135 मीटर से इसको हरा देता है, पहले केस में ये बोला गया, और दूसरे केस में क्या बोला गया, वाइल रनिंग द सेम रेस, ये 900 मीटर का टोटल रेस है, ये रेस कितने हैं 900 मीटर का। ठीक है, इसे ही सेम 900 मीटर का रेस एक और दौड़ता है, इसमें क्या करता है, अतुल गिव अ स्टार्ट ऑफ 189 मीटर, यहाँ पे क्या है विशु यहाँ पे है, और ये क्या है 189 मीटर, अतुल देता है विशु को स्टार्ट, 189 मीटर आगे चला जाता है विशु। ठीक है, इसके बाद अतुल यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, अतुल यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, विशु यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, लेकिन विशु यहीं तक पहुंच पाता है, विशु यहीं तक पहुंच पाता है और उसको 8 सेकंड से हरा देता है, 8 सेकंड से हराता है, और अतुल यहाँ पहुंच जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें सिंपली ये बोला गया है, तो अगर 900 मीटर के पूरा रेस अगर विशु अकेला दौड़े तो वो कितने देर में
पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे देखो, कोई 900 मीटर का रेस था, 900 मीटर का रेस था, 900 मीटर का रेस था, उसमें से विशु कितना दे विशु कितना बच जाता है, 135 मीटर, 135 मीटर बच जाता है। और ये कितना है, 20 सेकेंड 20 सेकेंड के हेड स्टार्ट भी मिलता है। ठीक है, सेम अगेन रेस में ये क्या है, 189 मीटर, 189 मीटर का लीड लेता है, लेकिन वो 8 सेकेंड से फिर भी हार जाता है 8 सेकेंड से फिर भी हार जाता है। अब यहां पे देखो, ये क्या है, ये कितना है, 12 सेकेंड। अगर 12 सेकेंड और मिलता है, मतलब ये क्या है, 135 और 189 मीटर, इतना दूर जाने में ये दोनों का डिफरेंस जो जाने में कितना लगता है, 12 सेकेंड और लगता है। तभी तो ये 20 सेकंड से पिछड़ता है, ये 20 सेकंड से लीड मिलता है और 135 मीटर से हार जाता है। और यहाँ पे क्या, 189 मीटर का लीड लेता है और 8 सेकंड से हार जाता है। मतलब जो 12 सेकंड में वो कितना मिलीमीटर चल रहा होगा, 189 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 9 में 5 4 और 8 में 3 5, 8 में 3 5, जो 54 मीटर है वो कितने सेकंड में कवर कर रहा होगा, 12 सेकंड में। कौन कर रहा होगा, ये हमारा विशु का स्पीड आ गया। क्योंकि यहाँ पे देखो, एक बार फिर से समझा रहे हैं आपको, 135 मीटर का जो हार जाता है 20 सेकंड से लीड लेने के बाद, और अगर 189 मीटर का लीड लेता है तो 8 सेकंड से हारता है। मतलब वो जो 54 मीटर का डिस्टेंस वो कितने देर में ट्रेवल कर रहा है, 12 सेकंड में। ठीक है, तो 1 मीटर कितने में करेगा, 12/54 में। तो 900 मीटर कितने देर में करेगा, 12/54 इंटू 900, ये कट गया 9 छक 54 और 6 दूना 12, ये कितना हो गया, 200 सेकेंड। तो 200 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे कितना, 3 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, इसे आप एक बार फिर से रिपीट करके देखना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया। देखिए इसमें क्या बोला गया, ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड इज 4 मीटर 95 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 16 मीटर 65 सेंटीमीटर ब्रॉड। इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज। ये क्या, कोई रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। ठीक है, 495 सेंटीमीटर, इसको मान लो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 495 सेंटीमीटर 1665 सेंटीमीटर का ये कोई रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है। इसमें क्या स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, ठीक है, सेम साइज के। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सच स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड। मतलब कितने हमें स्क्वायर टाइल्स चाहिए जो कि पूरा रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड हमें कवर हो जाए। कोई भी मान लो रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, ठीक है, ये 495 है और ये है 1665 का। तो इसमें हमें लगाना है कितने का, मिनिमम कितने का हम टाइल्स लगाएं कि ये पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका पहले हम मान लो स्क्वायर पूछा है तो हम पहले इसका हम HCF निकाल देंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या, 495 और 1665, इसका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसे डिवाइड कर दो, 5 9 45, 5 9 45 और ये 9 इंटू 11, यहाँ से 5 से डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15, 3 11 111। ठीक है, और ये चल जाएगा आपका 3 बार में। ठीक है, 3 बार में ये भी चल जाएगा, तो 3 3 9 और 2 3 7 21। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, ये 5 इसमें कॉमन आ जाएगा, इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा, तो HCF क्या हमारा हो जाएगा 9 इंटू 5 दैट इज 45। तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा ये हमारा साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतने का टाइल्स लग जाएगा 45 इंटू 45 के, 45 इंटू 45 के हमारे टाइल्स लग जाएंगे। तो ये हमारे ये कितने, ये स्क्वायर टाइल्स हो गए, तो ये हमारे कितने लगेंगे इस एरिया में, तो कितने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये 495 इंटू 1665 बाय 45 इंटू 45 के एक टाइल्स लगेंगे, 45 इंटू 45 के एक स्क्वायर टाइल्स लग रहे हैं, तो हमें टोटल कितने टाइल्स लगेंगे, तो ये टोटल जितने एरिया है उसमें 45 इंटू 45 डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से आप डिवाइड कर दो, 45 एक और 45 एक बार में चला गया, 11 बार में चला गया, और ये चल गया आपका 9 पचे 45 और ये 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 पचे 15, इसको डिवाइड कर दो आप, ये हो जाएगा 9 तिया 27 और 3 3 6 9 7 63। ठीक है, तो 37 को 11 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एक 3 और एक 7, 7 3 10 0 एक बच जाएगा और 407। तो इतने नंबर ऑफ
टाइल्स लगेंगे, ठीक है, इतने नंबर ऑफ टाइल्स है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, इफ ये साइन क्यूब एक्स प्लस 20 कॉस क्यूब एक्स, इफ ये साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एंड ये साइन एक्स इज इक्वल टू b cos x, then find the value of a square plus b square provided that x is neither 0 degree nor 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे देखो हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये साइन क्यूब एक्स प्लस बी कॉस क्यूब एक्स बराबर साइन, ये इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और हमें ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये साइन एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या ये साइन क्यूब एक्स है, तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये बच गया। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ क्या है बी कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ देखो कॉस एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स यहाँ कट गया, यहाँ कटने के बाद स्क्वायर आ गया, और ये कॉस एक्स हमारा कट गया, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ देखो ये बी कॉमन है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है हमारा एक होता है, तो बी इज टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से हमारा क्या साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बी आ गया, ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू बी आ गया। अब यहाँ पे हम ये वाला जो वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो b हमारा क्या है साइन एक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी कॉस एक्स, यहाँ से b से b कट गया, तो a इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये एक इक्वेशन आ गया, ये दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा, तो ये की जगह आप कॉस एक्स पुट कर दो और b की जगह साइन एक्स, तो ये की जगह साइन एक्स कॉस एक्स पुट हो, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1 होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तो हमारा 1 निकल गया, ठीक, कुछ नहीं करना था, सिंपली ये जो इक्वेशन दिया है इसको हमें यहाँ पुट करना था, यहाँ से हमें साइन एक्स का वैल्यू निकल गया, और साइन एक्स का जो वैल्यू निकला वो हमें यहाँ पुट करके कॉस एक्स का वैल्यू निकल गया, फिर हम ये बी की जगह पुट करके इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देयर आर 2 pipes to fill a tank, together they can fill the tank in 15 minutes. If one pipe can fill the tank in 1.5 times as fast as the other, the faster pipe alone can fill the tank in, ठीक, क्या कोई दो पाइप है, ठीक है, दोनों मिल के अगर कोई भी टैंक को कितने देर में फिल करते हैं 15 मिनट में, अगर एक पाइप का जो, हाँ, इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट, एक पाइप का एफिशिएंसी क्या है 1.5 गुना ज्यादा है दूसरे से, द फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, तो फास्टर पाइप अकेले कितने देर में टैंक को फिल कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई दो पाइप है, ये प्लस बी है, ठीक है, ये कितने देर में फिल कर रहे हैं 15 मिनट में, ठीक है, और यहाँ पे कोई पाइप ये और बी है, तो ये दोनों का एफिशिएंसी क्या है, इफ वन पाइप कैन फिल द टैंक इन 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज अदर, 1.5 टाइम्स मतलब 2 एकम 2 3/2, 3/2, अगर एक 3 टाइम फास्टर है तो ये 2 टाइम्स फास्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों कितने देर में फिल करते हैं 15 मिनट में, तो दोनों का एफिशिएंसी क्या है, एक 3 टाइम है तो एक 2 टाइम्स है, तो एफिशिएंसी दोनों का कितना हो जाएगा 3 2 5 हो जाएगा, तो मतलब टैंक का कैपेसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों टैंक कितने देर में फिल करते हैं 15 मिनट, और दोनों का स्पीड क्या है 3 2 5 है, तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा 15 × 5, ये हमारा क्या हो जाएगा कैपेसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो करता फास्टर पाइप अलोन कैन फिल द टैंक, फास्टर पाइप कितने देर में फिल कर सकता है, टोटल कैपेसिटी टैंक का क्या है 15 × 5, और फास्टर का स्पीड क्या है 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 × 5 = 15, ये हमारा क्या हो जाएगा 25 मिनट, तो इतने देरी में फास्टर पाइप जो है टैंक को पूरा फिल कर देगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें क्या बोला गया, मृदुला स्टार्ट हर जॉब विथ अ सर्टेन मंथली सैलरी एंड अर्न अ फिक्स्ड इंक्रीमेंट एवरी ईयर। इफ हर सैलरी वाज 28,400 आफ्टर 6 ईयर ऑफ सर्विस एंड 52,997 आफ्टर 15 ईयर्स, देन फाइंड हर एनुअल इंक्रीमेंट। उसका एनुअल इंक्रीमेंट पूछा है, ठीक है। 15 साल के बाद क्या है 52,997 और 6 साल के बाद क्या है 28,400। तो इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, 52,997 में से 28,400, ये कितना बच गया 7, 9, 9 में 4 5, 12 में 8 4 और 4 में 2 2। ये कितने का इंक्रीमेंट हुआ 24,597 का। कितने साल में इंक्रीमेंट हुआ, 6 साल के बाद इतना था, 15 साल के बाद इतना था, तो कितने 9 साल में। ये इंक्रीमेंट कितना हुआ 9 साल में। तो एक साल में इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा 9 दूना 18, बचे कितने 6 9 सती 63, 2 बचे 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 2733 का एनुअल इंक्रीमेंट हो गया। कुछ नहीं करना था, 15 साल के बाद जो सैलरी आया और 6 साल के बाद जो सैलरी है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो टोटल इंक्रीमेंट इतना निकला। तो एक साल का इंक्रीमेंट 2733 हुआ। ये हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, द बिलो टेबल गिव द मार्क्स out of 100 obtained by 5 students out of 100 obtained by 5 students in 4 different subjects in an exam. Study the table and answer the question that follow. What are the average marks obtained by all 5 students in mathematics? मैथमेटिक्स में सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स क्या है। तो एवरेज मार्क्स क्या होता है, टोटल सम बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो टोटल सम क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ जोड़ लो, 5 10 15, 1 बचा, 7 1 8 9 8 17, 3 20 26, 4 30, 34, 6 40 और 41, 415 है। टोटल मार्क्स कितने हैं 415। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 2 4 5। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल मार्क्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, 5 8 40, 5 3 15, 83 हमारा एवरेज हो गया, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया, द बार ग्राफ बिलो शो द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन लाख टन बाय 4 कंपनीज ए बी सी डी इन ओवर अ पीरियड 2010 to 2013. स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलो. The combined average production for 4 years of company A and C. The combined average production of 4 years of company A and C is what percentage more or less than the combined average production for 4 years of company B and D. A और C का चारों साल में कितना प्रोडक्शन हुआ और B और D का चारों साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, ये दोनों का ये दोनों निकालना है, ठीक है। ए और सी का कितना हुआ 4 साल में, पहले ये निकालेंगे, और फिर बी और डी का कितना हुआ 4 साल में, ये निकालेंगे। इसके बाद पूछा गया जो ये टोटल कंबाइंड एवरेज है वो कितना मोर और लेस है बी और डी से। जो ए और सी का जो कंबाइंड एवरेज है वो बी डी से कितना कम या ज्यादा है, हमें ये निकालना है, ठीक है, चारों साल का। तो पहले ए और सी का निकाल लेते हैं हम। ए और सी यहाँ पे कौन सा है, ए बी सी डी, ये सी हमारा, ये सी, ये सी, ये सी, ये सी, ये हमारा ये सी। ये टोटल कैलकुलेट कर दो, यहाँ पे क्या था 6 5 110, 90, 200, 200 और 190, 390, 390 और 140, हमारा हो गया 530, 530 और 180, 530, 630 और 70, 700, 710, 710 और 220 कितना हो गया 930, 930 और 250, 9 2 11 और 50, 1180, ये हमारा निकल गया ये और सी का, ठीक है। अब हम निकाल देंगे बी और डी का चारों साल का। बी और डी का चारों साल क्या हो जाएगा 70, 120, 190, 190, 100, 290, 290, 300 और 460, 460 और 150, ये कितना हो गया हमारा 610, 610 और 200, 810, 810 और 210, ये कितना हो गया आपका 1020, 1020 और 260 मतलब 1280, ये हमारा कितना हो गया 1280, ठीक है। अब हमें पूछा है
कि जो तो कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर ऑफ कंपनी ए एंड सी व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, कितना कम या ज्यादा है बी और डी से। ये ए प्लस सी का है और ये प्लस बी प्लस डी का है, तो ये कितना है 100 कम है। ये कितना 100 कम है कितने में से 1280 में। एक्चुअली क्या पूछा था कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर, तो कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 1180/4 और 1280/4, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो 4 हमारा कट जाएगा। ये आपको जैसे फिर से बता देते हैं, मान लो ये हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या पूछा कंबाइंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 4 ईयर, कंबाइंड एवरेज टोटल प्रोडक्शन क्या 1180, एवरेज प्रोडक्शन क्या 1180/4, 4 साल का 1280 है ये 4, ये कितना कम है ज्यादा, कितना कम है 100 के ज्यादा, कितना कम है 100/4, इतना कम है, कितने में से कम है 1280/4, इतने में से कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 से 4 चला गया और ये आपका 0 से 0 चला गया, तो हमारा कितना बच गया ये हमारा बच गया 1000/128। अब ये कितने बार चला जाएगा आपको देखो, ये कितना हमारा 100 लेस था, तो मोर का तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ये और सी का जो कंबाइंड एवरेज था वो कितना कम था, तो हमारा लेस ही होगा। अब लेस क्या होगा, अब यहाँ पे देखो 10% हो सकता है क्या, नहीं 10% नहीं हो सकता, क्योंकि 1280 मान लो ये टोटल 100% है, ये टोटल 100% है, सॉरी ये 128 है, तो ये कितने बार में जाएगा, अगर 10 बार में भी जाता है तो कितना 1280 हो जाएगा, जो कि 1280 हमारा यहाँ है नहीं, तो ये कितने बार में डिवाइड जाएगा लगभग 7.81, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1000/128 हो गया टोटल, तो ये 10 बार में तो जाएगा नहीं, 10 बार में तो 1280 हो जाएगा, तो इससे कम जाएगा, इससे कम क्या 7.81 ही जाएगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम फास्ट कैलकुलेशन या फिर ऐसे ऑप्शन से हम फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें क्या बोला गया है, द इनर एंड आउटर रेडियाई ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर 28 मीटर एंड 25 मीटर रिस्पेक्टिवली, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ट्रैक एट 28 पर मीटर स्क्वायर इज, अगर हम वो ट्रैक को 28 पर मीटर स्क्वायर से उसे हम समतल कर रहे हैं तो कितना हमें प्राइस पड़ेगा, ठीक है। मान लो ये है कोई सर्कुलर ट्रैक, ये है सर्कुलर ट्रैक, तो इनर रेडियस क्या दिया हो हमें 25 और आउटर रेडियस क्या दिया हो हमें 28, तो हमें इस एरिया को लेवल करना है, इस एरिया को लेवल करना है, तो इसका कॉस्ट क्या पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले इसका एरिया निकाल देंगे, इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे पाई, ये बाहर का अंदर से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल गया, और कितना लग रहा है पर मीटर स्क्वायर 28 रुपया पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारा निकल जाएगा कॉस्ट, 7 चक 28 चल गया, ये हमारा क्या है 22 इंटू 28 माइनस 25, 3 इंटू 28 प्लस 25, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ देंगे तो 28 प्लस 25 कितना हो जाएगा 20 20 40 48 5 53, 53 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट सबका अलग है, यूनिट डिजिट सबका ये अलग है, तो हम इसको कैलकुलेट, इसको हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखो और हम इसका आंसर निकलेंगे, 4 3 12 12 2 बचा 3 दूना 6 6 दूना 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ रहा है हमारा 2, तो जो 2 हमारा यूनिट डिजिट किसमें एक ही ऑप्शन में, तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 10 वेयर x इज ग्रेटर देन 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो आपने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये अगर x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, x माइनस 1/x इज इक्वल टू ये, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या होता है ये क्यूब प्लस 3, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा x प्लस 1/x, अगर ये है देन x माइनस 1/x क्या होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, अगर x प्लस 1/x ये दिया हुआ है तो x माइनस 1/x क्या हो जाएगा हमारा ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, तो हम इस पे तोड़ देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 40 माइनस 4 36, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, तो x माइनस 1/x हमारा क्या निकल गया 6, तो अगर x माइनस 1/x अगर ये नहीं दिया हुआ है तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब हमारा a क्यूब प्लस 3 है, तो हमारा x क्यूब माइनस 1/x
एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, ये क्यूब क्या हो जाएगा 6 का क्यूब 216 प्लस 3 है 18, ये हमारा क्या हो जाएगा 234। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया, इन अ डिवीजन प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 4 टाइम्स द कोसेंट एंड 2 टाइम्स द रिमाइंडर। मान लो ये कोई डिवाइजर है, ये क्या 4 टाइम्स है कोसेंट के और 2 टाइम्स है किसके, रिमाइंडर के। और इफ द रिमाइंडर इज 32 देन फाइंड द डिविडेंड। अगर रिमाइंडर 32 है तो हमें डिविडेंड निकालना है। तो रिमाइंडर क्या है हमारा 32, तो ये इसके इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ कोसेंट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर। तो यहाँ से कट गया 2 दूना और 2 16, तो हमारा कोसेंट कितना निकल गया 16 निकल गया। यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा डिवाइजर क्या निकल जाएगा, डिवाइजर क्या है 4 इंटू कोसेंट मतलब 64 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें डिविडेंड निकालना है। डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर हमारा क्या है 64 इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 32। अब यहां से देखो इसे कैलकुलेट करने जाएंगे तो हम बहुत लंबा चला जाएगा, तो हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं एक बार। यूनिट डिजिट क्या है 6 चक 24, 6 चक 24 है, 4 बच रहा है लास्ट में और यहाँ पे जुड़ रहा है कितना 2, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो लास्ट डिजिट हमारा कितना ना चाहिए 6, तो यहाँ पे तो है नहीं, एक ही ऑप्शन में 6, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऐसे आप यूनिट डिजिट मेथड से तुरंत सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करोगे बार बार यूनिट डिजिट तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, हमें इसका वैल्यू निकालना है। आपने ये तो पढ़ा ही होगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे देखो सेक 35 है, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 55, 90 माइनस 55 क्या हो जाएगा 35, तो बात तो वही हो गया। और इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आपने पढ़ा होगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो सेक 90 माइनस 55 इज इक्वल टू कॉसेक 55, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1। ऐसे ही ये कॉस 25 है तो इसको कॉस 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 क्या हो जाएगा कॉस 25, एंड कॉस 90 माइनस थीटा आपने क्या पढ़ा है कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस 90 माइनस 65 इज इक्वल टू साइन 65, तो यहाँ से 1 हो जाएगा और 1 और 1 कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया। The following pie chart shows the distribution of percentage of student in various courses at the university. The total number of students boys and girl only in the university is 7000. Total number of boys and girl कितना है 7000. In BCom there are 60% girls. In BSc computer science there are 40% boys. The total number of girls who took admission in BSc computer science and BCom course is what percentage of total student admitted to the university. The total number of girl students who took admission in BSc computer science and BCom course. BSc computer science और BCom course में कितने जितने गर्ल्स एडमिशन लिए हैं वो हम निकाल देंगे, वो कितने परसेंटेज के इक्वल हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कितने लड़की ने एडमिशन लिया BSc कंप्यूटर साइंस और BCom कोर्स में BCom कोर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले देखो टोटल क्या है 7000 स्टूडेंट है, तो पहले क्या पूछा है हमें BSc साइंस में। यहाँ पे देखो BSc साइंस में क्या है, ये हमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन किया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है कि BBA में 13% स्टूडेंट है, BCom में 20% स्टूडेंट मतलब क्या है बॉयज एंड गर्ल्स दोनों। ठीक है, तो मान लो टोटल क्या है 7000 स्टूडेंट लिया था, 7000 में BSc साइंस में कितने लिए, हमें क्या पूछा गया इन BCom देयर 60% लड़की है BCom में और BSc कंप्यूटर साइंस में कितना 40% लड़के हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों में टोटल लड़कियां कितना वो निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो BSc कंप्यूटर साइंस में कितने 25%, मतलब BSc कंप्यूटर साइंस में कितने स्टूडेंट है 25%, टोटल स्टूडेंट कितने 7000, उसमें से 25% किसमें है BSc साइंस में, तो 25%, तो कितना स्टूडेंट हो गया 7000 इंटू 1/4, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। इसके बाद क्या बोला गया BSc साइंस में कितना है 40% बॉयज है,
अगर 40% बॉयज हैं तो 60% क्या लड़की होगी, और 60% लड़की होगा मतलब 3/5। तो ये हमें निकल गया बीएससी कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ निकल गया 5 चक 20, ये कट गया आपका 5 14 25 70 1400, ठीक है। और ये कट गया 2 बार में, ये 700 और ये 350, ये आपका कितना आ गया 1050, ठीक। ऐसे हम निकाल देंगे कि बीकॉम में कितनी लड़कियां हैं, ठीक। तो बीकॉम क्या है, बीकॉम में पहले स्टूडेंट देख लो, बीकॉम में कितने 20% स्टूडेंट है, तो कितने 7000 है। 7000 के 20% स्टूडेंट कितने हैं बीकॉम में, 20% क्या हो जाएगा 1/5। इसके बाद देखो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसके बाद क्या है बीकॉम में 60% लड़की है, 60% लड़की मतलब 3/5, ये आपका कट जाएगा 14 बार में, 14 25 70। इसके बाद ये कट गया 5 दूना 10, 5 8 40, ये कितना हो जाएगा 28 दूना 6 28 84, 840 हो गया, ठीक है। तो ये क्या टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हो गया। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितना इन बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीकॉम कोर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल स्टूडेंट एडमिटेड। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1890। 1890 कितना परसेंटेज है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7000, ठीक है। इंटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 0 चला गया, 1 0 1 0 चला गया, ये कट गया कितना 7 दूना 14, 4 37 37 27%, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, यह सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर एस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:9:2:3 इफ क्यू गेट 560 मोर देन आर, अगर क्यू 560 आर से ज्यादा लेता है, देन द शेयर ऑफ एस इज, हमें एस का शेयर बताना है, ठीक है। तो क्यू गेट 560 मोर देन आर, क्यू कौन सा है 9 और आर कौन सा है 2, तो ये दोनों का डिफर कितना है 7, तो 7 यूनिट कितना के इक्वल हो जाएगा 560 के, तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा 7 8 56, इतना हो गया। तो हमें कितना शेयर ऑफ एस निकालना है, एस का शेयर क्या हो जाएगा 4:9:2:3, तो ये हमारा क्या हो गया एस का शेयर, तो 80 इंटू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा 240, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल था ये, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें क्या बोला गया, अ ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट अपियर इन अ टेस्ट, 30 स्टूडेंट अपियर होता है, द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62, 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर क्या है 62, एंड दैट ऑफ रेस्ट इज 62, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द ग्रुप। क्या 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 बोला गया, कोई 30 स्टूडेंट है, ठीक है 30 स्टूडेंट है, शुरू के 12 के एवरेज कितने हैं 62, और जो रिमेनिंग है उसके कितने एवरेज है 62, तो पूरे ग्रुप का कितने एवरेज हो जाएगा ये पूछा गया। तो अगर 12 का एवरेज क्या है 62 और जो रिमेनिंग है उसके भी एवरेज है 62, तो टोटल के एवरेज कितने हो जाएंगे 62 ही होंगे। ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। 12 का एवरेज 62 है, बाकी बच्चे का भी एवरेज 62 है, तो टोटल ओवरऑल एवरेज क्या हो जाएगा, ओवरऑल एवरेज भी हमारा 62 ही होगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या बोला गया, स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द गिवन टेबल shows the number of candidates who appeared, both male and female, in public examination and the percentage of those who qualified, और परसेंटेज दिया जो क्वालिफाइड किया है एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 स्टेट एक्स एंड जेड, एक स्टेट एक्स है और एक स्टेट एक्स है, स्टेट जेड है। इसमें क्या टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अपियर हुआ वो दिया हुआ और जितने क्वालिफाई हुए वो दिया हुआ, ठीक है। कुछ वैल्यू मिसिंग है इसमें टेबल में, वही हमें निकालना है, ठीक है। आउट ऑफ द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, the ratio of male to female candidate is 5:7. out of number of qualified candidate from state x से in 2010 में जितने कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं उसमें से 5 मेल और फीमेल का रेशियो क्या है 5:7, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्स इन 2010, जो फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है स्टेट एक्स से 2010 में वो कितने हैं 168, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट बोथ मेल एंड फीमेल फ्रॉम स्टेट एक्स। हमें क्या स्टेट एक्स का 2010 का ये इस पे हमें काम करना है, ठीक है। सिंपली हमें क्या करना है, क्वेश्चन से हमें ये समझ में आ गया कि इसी पे काम करना है। स्टेट एक्स के 2010 के कितने स्टूडेंट
अपीयर हुए, कितने क्वालिफाइड हुए, ये हमें इसी पे हमें काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2010 में स्टेट एक्ट से कितने मेल और फीमेल का रेशियो 5:7 है, 5:7 है मेल और फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो। और यहाँ पे क्या दिया, फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट, यहाँ पे देखो आउट ऑफ नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट का रेशियो 5:7 है, ठीक है। ये क्या है क्वालिफाइड कैंडिडेट का, इसमें क्या बोला, इफ द नंबर ऑफ फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट एक्ट इन 2010 इज 168, जो फीमेल कैंडिडेट फीमेल क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो क्या है 168 है, तो 168 है, लेकिन कितना है हमारे यहाँ क्या दिया हो 5:7, तो 7 को 168 डिवाइड करें, 7 दूना 14 और 7 चक 28, मतलब 24 गुना है, तो ये 24 बचे 120, तो हमें टोटल मेल कितना निकल गया 120 निकल गया, ठीक। अब हमें पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट, हमें पूछा गया, तो टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाइड हुए, यहाँ पे क्या क्वालिफाइड कितने कैंडिडेट हो गए 288 हो गए, 288 हो गए, और जो परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है 60%, तो हमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है 288, मतलब 60% इज इक्वल टू 288, क्योंकि परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट में 60% दिया हुआ है और नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितना है 288, तो 60% इज इक्वल टू 288, इसलिए एक इज इक्वल टू 288/60, इसीलिए 100%, मतलब टोटल कैंडिडेट कितने अपीयर हुए थे, तो 288/60 इंटू 100, ये कितने बार चला गया 3 बार में, और ये कितने चला गया 5 बार में, ये कट गया 3 9 27 और 1 3 6 18, 96 इंटू 5, ये कितना कर दो 96 इंटू 5, 6 5 30 03 9 5 45 3 48, तो ये हमारा आंसर हो गया 480 कैंडिडेट। टोटल कितने हमारे अपीयर हुए थे, 480 कैंडिडेट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपली कुछ जो जो बोला गया है क्वेश्चन में वो करते जाओ तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 23 देखते हैं, द इंटरेस्ट accrued on a sum of 16,000 lent at a simple interest rate of 14% per annum for the time in those many years which give a simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum। देखो लैंग्वेज ना घुमा दिया, ठीक है, क्वेश्चन तो इजी है बट लैंग्वेज ऐसा घुमा दिया ना कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाओगे। इसमें क्या बोला गया, उन कई वर्षों में 14% की साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई 16,000 की राशि पर अर्जित ब्याज कितना होगा जितने वर्षों में 10% पर एक निश्चित राशि का 3/5 भाग साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब यहां पे देखो आप, मतलब देखो क्या बोला गया 16,000 सम दिया है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट क्या है 14% फॉर द टाइम, कि टाइम कितना दिया है जितना इसमें टाइम लगता है, ये अलग है ये अलग है, ठीक है। फॉर विच या गिव या सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 हमें देता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम कितना मान लो P इंटू 10% पर एनम, 1/10% पर एनम, 10/100 इंटू T, ये आपने फॉर्मूला पढ़ाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T/100, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम कितना निकल जाएगा, टाइम हम यहाँ से निकाल देते हैं, P से P कट गया और ये 10 बार चला गया और 5 दूना 10, T बराबर 6, 6 साल निकल गया। फॉर विच या सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम, मतलब कोई भी अमाउंट कोई भी प्रिंसिपल पे, ठीक है, उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाता है 3/5 ऑफ द सम हो जाता है 10% पर एनम में, कितने टाइम में 6 साल में। तो वही टाइम के लिए वही टाइम के लिए 16,000 पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा 16,000, हमें प्रिंसिपल क्या है 16,000 इंटू 14% इंटू 16 क्या हो 6 साल हो गया बाय 100, ये हमारा क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये 2 जीरो चला गया, ये आपका आ गया। अब यहां से देखो यूनिट डिजिट देखो, ये जीरो का लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो जीरो को हटा दो। अब यूनिट डिजिट देखो, यूनिट डिजिट सबका अलग है 7 4 8 6, अब यूनिट डिजिट देख लेते हैं 6 चक 24,
6 चक 24 हो गया, 4 आ गया, और फिर 6 चक 24, मतलब यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गया? आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसमें क्या बोला गया, कोई भी इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ए सम ऑफ, मतलब 16,000 कोई प्रिंसिपल है, इसमें 14% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है। कितने टाइम के लिए, ये टाइम हमें नहीं दिया। टाइम कहाँ से, कितने टाइम के लिए टाइम हमें बताया गया कि जितने में सिंपल इंटरेस्ट कोई भी सम पे, उतने पे सिंपल इंटरेस्ट क्या 3/5 ऑफ द सम सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है उतने टाइम बीइंग के लिए। वो हमारा टाइम से इस सम पे कितना इंटरेस्ट होगा, ये हमें पूछा गया। तो यहाँ से हमने टाइम निकल दिया कितना, 6 साल में। 6 साल में क्या हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल का 3/5 ऑफ द प्रिंसिपल हो जाता है। तो इसी इतने साल के लिए 16,000 पे 14% का कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये हमें पूछा गया। तो हमारा ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से यूनिट डिजिट से निकाल लोगे तो आपका इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं क्या बोला गया। A shopkeeper on the eve of Diwali allowed a series of discount on television set. Find the selling price of a television set if the mark price of television is 1200 and successive discount are 15% and 10%. सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15 और 10% का सक्सेसिव देता है। तो ओवरऑल डिस्काउंट निकाल देंगे 15 प्लस 10 माइनस 15 इंटू 10/100, ये 25 माइनस 1.5, ये हो जाएगा 23.5% का हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो मार्क प्राइस हमारा क्या था, मार्क प्राइस था 1200 इंटू 23% का डिस्काउंट मिला, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना पड़ गया 77.5/100, ये हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस होगा। अगर 23% का डिस्काउंट पर दे रहे हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 76.5 हो जाएगा। 76.5 हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 2 जीरो कर दो और 76.5 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 76.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो सिंपली मल्टीप्लाई 5 10 0 1 14 12 13 1 7 9 14 15 और यहाँ से 765 आ गया। 0 5 3 8 6 5 11 1 7 1 8 9, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 918, ये हमारा आंसर हो गया। सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल देंगे। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला पता हो गया, पता ही होगा आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाय 100 का परसेंटेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोला गया, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट सी, कोई भी ट्राइंगल एबीसी है ए बी सी, राइट एंगल किस पे सी पे, tan a इज इक्वल टू √3। tan a क्या होता है, tan a हमारा ये, तो tan a क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए ये हो जाएगा tan a इज इक्वल टू √3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो tan a इज इक्वल टू √3 मतलब √3 यहाँ पे 1 तो ऑटोमेटिकली होगा, √3 इज टू 1, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या √3 होगा, तो tan a इज इक्वल टू √3, तो ये √3 हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस हमारा 1 हो जाएगा। अब ये दोनों का हाइपोटेनस निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर 3 और एक 3 1 4, 4 का अंडर रूट निकलेगा 2, ये हमारा हाइपोटेनस निकल गया। अब हमें वैल्यू पूछा साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, साइन ए क्या हो जाएगा √3/2। कॉस बी, कॉस बी क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस √3/2। कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी पूछा। अब यहाँ देखो सी क्या है 90 डिग्री, कोई भी ट्राइंगल का टोटल एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये 90 है तो ए प्लस बी क्या 90 होगा, तो कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा हमारा, कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 0। कॉट 90 क्या होता है कॉस 90 बाय साइन 90, तो कॉस 90 हमारा क्या होता है 0, साइन 90 क्या होता है हमारा 1, तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा, इसमें ऑप्शन कहीं 0 होगा तो वो हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो यहीं तक था, आपको मैंने बेस्ट अप्रोच बताया है जिससे जल्दी से जल्दी आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रहते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इसके सिर्फ 11 सितंबर के शिफ्ट 2 के हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है।